हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानपुर कैंट से विधायक समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हसन रूमी जी। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। आज विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप आए हुए हैं, किन सवालों के साथ आए हैं और किसके साथ आपके सवाल हैं? देखिए, सवाल विधानसभा में जब सत्र शुरू होता है तो देश, प्रदेश और अपने क्षेत्र की समस्याओं की लिए ये हमारा एक स्पॉट है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब कल से जब से सत्र शुरू हुआ तो जबानों पर जंग छिड़ चुकी है, तो कोई मौका ही नहीं मिल रहा जनहित की बात रखने का। कभी जबानों पे, रीजनल लैंग्वेज पे, कभी होम लैंग्वेज पे, इन्हीं सब पर सत्र का कल से आज तक का टाइम मैक्सिमम चला गया। अब हम लोग के नोटिस लेने का जो प्रिविलेज है हम लोग को, वो हम लोग ने दिए हैं। उसमें कुछ नोटिस लिए जाते हैं, कुछ नोटिस नहीं लिए जाते। जो हम लोग के सवाल पड़े हैं उसके जवाब सदन में दिए जाते हैं। तो जब मौका मिलेगा तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश में किन बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, हम लोग सरकार से सवाल करेंगे। लेकिन जब हम सवाल करते हैं तो सरकार जवाब के बजाय इधर उधर की बात करने लगती है। सरकार कभी कहती है आप उर्दू हैं तो आप ये हैं, तो आप उर्दू हैं, मुसलमान हैं। इन सब बातों पे सरकार अपना वक्त ज़ाया करती है। इतना बड़ा सदन, प्रदेश के कोने कोने से आस लगाए लोग बैठे रहते हैं कि आज सत्र शुरू होगा, हमारे क्षेत्र की कुछ बातें रखी जाएंगी। जब सत्र शुरू होता है और जब बातें वो सुनते हैं तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि क्या आप लोग वहाँ पे इसीलिए जाते हैं, ज़बानों की लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं। बहरहाल फिर भी हमको मौका मिलेगा तो हम अपने क्षेत्र की जनहित की जो बातें हैं उसको रखेंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कैसे देखते हैं और कहाँ तक सही है ये? देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो नेता सदन हैं, और जब नेता सदन जो बात कहे तो इस वक्त उनको सुनकर हम समझते हैं उस पर कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, तो ये शब्द हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी स्वीकारोक्ति है नहीं। अब उन्होंने कहा कि हम यहाँ उर्दू पे, जबकि कोई बात हो रही थी, हमारे नेता जो प्रतिपक्ष हैं उन्होंने जितनी भाषाओं को यहाँ पे कार्रवाई में जोड़ा जा रहा था, उसी भाषाओं में उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें संस्कृत और उर्दू भी जोड़ लीजिए, इंग्लिश को हटा के, तो वो बात कहीं की कहीं चली गई और कहीं लेके सदन में लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। उर्दू को तमाम तरीके से खींचने लगे कि उर्दू मुसलमानों की, कहने का उनका मतलब ये था कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, उसको हम यहाँ क्यों लाए हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके बगल में बैठे हुए जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, जब वो अपनी बात शुरू करते हैं और जब बात ख़त्म करते हैं तो उर्दू से शुरू करते हैं, उर्दू ख़त्म करते हैं, और बीच में न जाने कितने अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं उर्दू का। तो उर्दू की जो, अगर आपके पास कोई ऐसा फ़िल्टर दुनिया में बन ही नहीं सकता कि हमारी भाषा से आप उर्दू के लफ्ज़ निकाल कर कोई सेंटेंस को पूरा करें। हम बात करते हैं तो उसमें उर्दू के लफ्ज़ भी आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, और कभी कभी संस्कृत के भी आ जाते हैं, और संस्कृत तो इन दोनों भाषाओं की माँ है। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने संस्कृत के साथ साथ उर्दू को भी जोड़ने की बात करी थी, इंग्लिश से उन्होंने परहेज किया था। लेकिन मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं का ये साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता विधायक हैं, उनके बेटे बाहर जाते हैं, बच्चे बाहर जाते हैं, और बाहर जाकर वो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब मातृभाषा की बात आती है या फिर अपने अपने भाषाओं की बात आती है इस्तेमाल करने की, तो वहाँ इंग्लिश का विरोध करते दिखाई पड़ते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय विधायक ने इस बात को स्वीकार किया स्वयं, अगर आपने उनका सुना हो, वो शर्मा जी थे। उन्होंने कहा कि इस बात को मैं मानता हूँ कि हम सब के बच्चे, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, हम लोग अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और अच्छे स्कूलों से मतलब इंग्लिश माध्यम को। ज़बानों को सीखने से आपकी जो तरक्की है, जो आपके प्रोग्रेस है, उसके रास्ते और खुलते हैं, बड़े होते हैं। किसी को कोई परहेज नहीं होना चाहिए। आप इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी सीखिए, आप इंटरनेशनल तमाम लैंग्वेजेस हैं उसको सीखिए, इसमें किसी को क्या परहेज है। और लैंग्वेजेस सीखने से वो आदमी लैंग्वेज, अब तो हम लोग के यहाँ तमाम ऐसे पब्लिक स्कूल आ गए हैं जिसमें
जो फॉरेन लैंग्वेज के आधार पर जिनका बेस है और उसको चला रहे हैं, कैम्ब्रिज की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो जब हमको किसी चीज़ से परहेज़ नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से अपने बच्चों को आदमी पढ़ाता है। और रहा सवाल मातृभाषा की, हर आदमी जानता है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम अगर उत्तर प्रदेश में, तो हमारी रीजनल लैंग्वेज और हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, और हिंदी के अंदर अपने आप उर्दू समायोजित है। बात तो उर्दू ही पे हो रही थी, और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उर्दू के शेर से पढ़कर अपनी बात शुरू की। तब तो मुझे लगता है कि ये उनका जो एजेंडा है, वो आज उन्होंने अपने एजेंडे को खुद ही मतलब तोड़ दिया। जब उर्दू लैंग्वेज से अपने शेर को शुरू किया, तो एजेंडा उनका बीजेपी का इसमें सार्थक नहीं हुआ। और कल की बहस भी उनकी इन सब सवालों का जवाब आज की शेर से आपको मिल गया। कुंभ पर सवाल आप लोग भी खड़े कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी खड़ी कर रही हैं, अखिलेश यादव का भी बयान आता है, वो कहते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ममता बनर्जी कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कोई भी इवेंट जब आप करते हैं, देखिए इसमें मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव टिप्पणी कुछ नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, और ये ऐसी आस्था है जो सनातन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये ऐसी इम्पोर्टेंट आस्था है जैसी हमारे यहाँ हज होती है। तो जब इतनी इम्पोर्टेंट आस्था हो, जब भी हो, कहीं पे भी हो, तो उस इवेंट का सारा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा किया जाता तो कोई भी टिप्पणी नहीं करता। और कोई जितनी भी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी। कोई मिसिंग हुए, कोई 4-4 दिन, 6-6 दिन, 8-8 दिन बेचारे पैदल चले, कोई खाने के अभाव से, कोई सफोकेशन से। तो ये सब कमियां सरकार के उनका जो उन्होंने रोड मैप बनाया होगा, रोड मैप उनके कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने धरातल पर नहीं ला पाए होंगे, तो उनको पनिशमेंट दें सरकार, और उनसे जवाब मांगे कि इतनी कैजुअलिटीज़ क्यों हुई है। ये बहुत बड़ी आस्था का विषय है, और इस आस्था के विषय में वैसे ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हर सनातनी ये चाहता है कि हम कुंभ का स्नान करें, और हम जब कर लेंगे, क्योंकि ये किसी भी धार्मिक आस्था को पूरा करने के लिए जब आप किसी आस्था के नाम पे किसी प्रायोजन को करते हैं, बुलाते हैं, तो आपको उतनी ही तैयारी करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि 27 का चुनाव 22 के चुनाव से कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा, और 420 करने वाले अब 420 नहीं कर पाएंगे। खासतौर पर उन्होंने 403 विधानसभा की बात की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 27 में फिर हमारी सरकार बनेगी और फिर हम ही सत्ता में आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त झूठे आश्वासन और इस तरह की बातें करने के अलावा कोई उनका विज़न नहीं है। 27 में हम लोग बिल्कुल क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का जो बयान है, वो बयान ऐसा बयान नहीं है। धरातल पर जब आप जाइए तो जनता में इस कदर का रोष है, कोई जनहित के काम नहीं हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, हर चीज़ को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। केस्को को, बिजली विभाग को आप प्राइवेट करने की तैयारी करने से पहले सरकार के पैसे से बिल्कुल उसको चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी आए, उसको सजी हुई थाली मिल जाए और वो एक प्रॉफिट कमाए। लॉस का जो हेड है वो सरकार के खाते में कर रहे हैं, प्रॉफिट का हेड प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है। इतनी ज़्यादा अनियमितताएं हैं कि अगर हम लोग इम्पोर्टेंट तरीके से सब चीज़ों को रखें तो इन लोग कोई सदन चलने नहीं देंगे। बिजली निजीकरण के मुद्दे को लेकर आज आप लोगों ने बातचीत भी की, शर्मा जी से सवाल भी पूछे और मुख्यमंत्री जी से भी कई सारे आप लोगों के सवाल रहे। लेकिन अगर देखा जाए ए.के. शर्मा के अगर बयानों की तरफ, तो वो कहते हैं कि हम सोलर सिटी बना रहे हैं, हमारे समय में जिस तरीके से ऊर्जा विभाग में काम हो रहा है पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ करता था। सहमत है उनकी बातों से? देखिए, सोलर एनर्जी की जहाँ तक बात है, सोलर एनर्जी से हम सहमत है, लेकिन जो बिजली को निजीकरण की बातें हो रही हैं, अगर निजीकरण जब उन्हें करना ही था तो निजीकरण जिस हालत में था उसी हालत में करते। लेकिन निजीकरण सारे कर्मचारियों में नेगेटिव इम्पैक्ट है, बिजली की दरों में से उपभोक्ता भयभीत है। और आप निजीकरण कोई चीज़ कर रहे हैं तो जब करने का इरादा किया है तो जो चीज़ जहाँ है जैसी उसी आधार पर दे देते हैं। आप उसमें RDSS की योजना के माध्यम से
आप इतना पैसा आपके पास आपने केंद्र से ले लिया और केंद्र बड़ा प्लान्ड वे में काम हो रहा है। आरडीएसएस एक योजना आई है, उसमें आप कहीं पे भी ट्रांसफार्मर लगवा लीजिए, कहीं पे भी खंबे लगवा लीजिए, कोई भी पब्लिक का आदमी जो भी बताए वो करा लीजिए। और ये सब कराने के बाद चूंकि ये पब्लिक से ही आपको अपनी कमियां पॉइंट आउट होंगी। जहां बिजली नहीं आ रही, पब्लिक का कोई आदमी जाए बताए कि यहाँ खंबे नहीं, आरडीएसएस में लगवा दीजिए, बताएं ट्रांसफार्मर, तो इनके लोग को बिना ढूंढे अनियमितताएं दूर करने का मौका मिल रहा है। और वो मौका लेकर सरकारी पैसे से वो अनियमितताओं को दूर करके बिल्कुल सजा के, जब हर जगह ये काम पूरा हो जाएगा, जो प्राइवेट लोगों को करने में पैसा लगेगा सरकार के पैसे से जब हो जाएगा तो उनको ये चाबी पकड़ा देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अपने आप को साध कर चले वो साधु कैसा। आप लोग यानी कि आप लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साधु नहीं मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि अखिलेश जी के बयान को कल हमने सुना, उन्होंने कहा कि योगी होना भी अच्छा है और मौलाना होना भी अच्छा है, लेकिन जो ग्रंथों में और जो मौलाना की जो डिग्रियां हैं और ग्रंथों की जो डिग्रियां हैं उसको पॉजिटिवली फॉलो करे, उनका मैसेज ये है, तो वो अच्छी बात है। हम लोग क्यों नहीं मानते? सबको मानना चाहिए, अपने इष्टों को, अपने गुरुओं को, अपने अपने धर्म गुरुओं को सबको मानना चाहिए। सनातन भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अगर कोई मौलाना अगर गलत उपयोग कर रहा है धर्म का तो हम लोग उसके विरोध भी करते हैं। पीडीए चौपाल आप लोग लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि 27 में पीडीए फॉर्मूला जो है, जो 24 के चुनाव में तो काम आया, लेकिन उपचुनाव में कहीं ना कहीं आप लोग पीछे रह गए। आप लोगों की खास सीटें जो आप लोग, अयोध्या जैसी सीट, मिल्कीपुर आप लोग के हाथ से निकल गया। तमाम आपकी जो सेफ सीटें हुआ करती थी वो आप लोगों के हाथ से निकल गई। अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में भी कुछ हाल यही था। सीसामऊ में 8,000 का मार्जिन रहा। कहाँ कमी रह गई? देखिए, 9 सीटों का उपचुनाव था। मछलीपुर क्या कहते हैं, जो मछली शहर का जो उपचुनाव था उसको आपने होल्ड कर लिया, क्योंकि उससे अयोध्या के मिल्कीपुर के उपचुनाव से आपने अपने आप को सेफ इसलिए कर लिया कि आप अयोध्या हार चुके थे। आपको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ध्यान बढ़ जाए और मिल्कीपुर भी जीत जाए। मिल्कीपुर को इन लोगों ने कोई बहाना बना के रोक लिया, और रोकने के बाद 8 विधानसभाओं के उपचुनाव कराए। 8 विधानसभाओं में मैं कानपुर में, सीसामऊ में हमारी ड्यूटी थी, हमारी जिम्मेदारी थी। जिस तरीके से हम लोगों ने सीसामऊ को जीता है, जिस तरीके से भय के वातावरण के बीच से हम लोग सीट निकाल के लाए, इनको अनुमान नहीं था। इन लोग को नहीं लग रहा था कि जीते। मतदाताओं में एक भय का वातावरण था, कार्यकर्ताओं में था, लेकिन वो सब हम लोग ने स्ट्रेटजिकली, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने, प्रदेश भर के से आए हुए हम लोग ने जो रणनीति बनाई उसको हम लोगों ने कामयाब किया। हम 12,000 से पहले जीते थे, अब 8,500 से जीते हैं। 3,500 वोट हमारा कम हुआ, तो उसमें पड़ा भी कम वोट, तो सीसामऊ विधानसभा को हमने जीता। और अगर मिल्कीपुर को भी उसी के साथ कराते तो हम ऐसे ही जीतते, मार्जिन चाहे जो भी ज्यादा हो कम होता। यानी मिल्कीपुर का चुनाव बाद में हुआ, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि हार गए आप लोग? पूरा फोकस सरकारी मशीनरी का मिल्कीपुर में किया गया। एक एक कर्मचारी से लेकर अधिकारी को टारगेट दिया गया कि तुमको इतने वोट अपने बूथ पे पड़ाने हैं। तमाम आपके लोकल मीडिया चैनलों ने इस बात को उजागर किया, और न सिर्फ उजागर किया बल्कि कई लोग तो बाइट देते हुए नजर आए कि हमने 6 वोट डाले हैं। तो अब ये छुपी कहाँ है चीज? लेकिन सत्ता पक्ष तो ये कहती है ना कि जहाँ से आप लोग चुनाव जीते हैं, जिन सीटों पर आप लोगों की जीत होती है, वहाँ आप ईवीएम पे सवाल नहीं करते, खड़े करते हैं। वहाँ आप चुनाव आयोग पे सवाल खड़े नहीं करते, संविधान पे सवाल खड़े नहीं करते, और जहाँ से आप लोगों की हार होती है वहाँ आप लोग ईवीएम पे सवाल खड़े करने लगते। देखिए, सत्ता पक्ष जो भी कुछ कहे, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े करते। हम चाहे जीतें तब भी ईवीएम पे सवाल है। हम चाहे जो चुनाव लड़ें, ईवीएम पे सवाल जब भी है। हमारा मार्जिन अगर 1 लाख का जीत का है तो ईवीएम की वजह से वो मार्जिन हमारा 20,000 का रह जाता है। सवाल तो जब भी है। हमारी लोकप्रियता अगर बहुत ज़्यादा है कि ईवीएम भी उसको नहीं भेज पा रही है तो हम जीत जाते हैं। और वो जब जीत जाते हैं तो हम अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विज़न और पीडीए के विज़न, अब पीडीए से इतना घबरा गई है भारतीय जनता पार्टी कि 80% वोट पीडीए का एकजुट है। अब वो उल्टी सीधी बातें करके, भ्रमित करके, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके 2024 में जिस तरीके से 15-20 सीटें हमारी उन्होंने गलत तरीके से अपने खाते में कर ली, नहीं तो सरकार आज बीजेपी की नेशनल गवर्नमेंट नहीं होती।
तो पीडीए से तो बहुत घबराए हुए हैं। पीडीए एकजुट है। पीडीए ज़मीनी हकीकत पीडीए की यह है कि उसमें हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के इस विज़न को कोई छू नहीं पा रहा, चाहे आप जितनी ताकत लगवा लीजिए सरकार की। पीडीए एक तरफा क्लीन स्वीप 80% सीटों पर जो पीडीए का वोट है, 2027 में 403 सीटों में 80% सीटें समाजवादी पार्टी पीडीए के माध्यम से जीतकर अपनी सरकार बनाएगी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो इस बार के हार की कसक है, चाहे 24 का उपचुनाव ले लीजिए या 2022 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, उन हार की कसक को 27 के चुनाव में पूरा करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, ऐसा है कि कसक तो हर बार चुनाव की हम लोग प्रयास करते हैं पूरा करने की, और हम इस बार 27 में जितनी भी कसकें हमारी रह गई हैं सबको पूरा करके 27 में जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे, रणनीति क्या होंगे? मुद्दे जन विरोधी नीतियों को के खिलाफ लड़ाई होगी हमारी। पीडीए में पिछड़ों की नौकरियों का मामला है और दलितों की नौकरियों का मामला है। कहीं पे भी किसी आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन नहीं है, किसी जगह रिजर्वेशन नहीं है। मनमानी तरीके से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। साइबर क्राइम इस कदर का बढ़ा हुआ है प्रदेश के अंदर, क्योंकि आजकल जो भी बच्चा है, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, उसके हाथ में मोबाइल होता है और उसका इंटरेस्ट धीमे धीमे इस मोबाइल से साइबर क्राइम की ओर जाता है, उससे पैसे कमाने की ओर जाता है। तो साइबर क्राइम इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इतनी बड़ी चुनौती हो रही है, क्योंकि साइबर क्राइम हो इसलिए रहा कि लोग बेरोजगार हैं। उनकी बेरोजगारी कैसे दूर हो, बेरोजगारी दूर करने के लिए साइबर क्राइम का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, जिसको सरकार रोक नहीं पा रही है। इन सब बातों को लेकर हम जीतेंगे और साइबर क्राइम पर लगाम जब लगेगी जब युवाओं को रोजगार आप देंगे। बेरोजगारी और आवारा पशु अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या है। हम जहाँ भी जाते हैं आम जनता उससे परेशान है। क्या आपकी सरकार आएगी तो इन समस्याओं से निजात मिलेगा कि नहीं? आप परेशान है कि नहीं आवारा पशुओं से, बताइए। आप हैं परेशान? अगर आप परेशान हैं तो सब परेशान हैं। तो प्रदेश का हर आदमी परेशान है आवारा पशुओं से, और बहुत जन विरोधी बातें हो रही हैं। जनता ऊब चुकी है। एंटी इनकम्बेंसिंग फैक्टर इतना तगड़ा हो गया है कि कम से कम 25% वोट एंटी इनकम्बेंसिंग और बाकी वोट पीडीए सब मिला के हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जाते जाते क्या संदेश देंगे हमारे देश? संदेश यही है कि वो आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में जहाँ तक ये आवाज़ जाए, सद्भावना एकता के साथ पीडीए को मजबूत कीजिए और अखिलेश जी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए, आप थे हमारे साथ कानपुर कैंट से विधायक मोहम्मद हसन जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आपको कैसी लगी हमें खबर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ सुनो टाइम्स के साथ।